नमस्कार दोस्तों। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं आप सबके एंड आई एम श्योर हर एक के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हाट शुड वी डू फॉर दीज बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में पचासों सवाल होते हैं कि अपने सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करें, किस तरह से उस कंटेंट को लेके जाएं। इनफैक्ट बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं तो रिविजन करें, टेस्ट करें। सो लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर इन स्टूडेंट्स माइंड। सो फॉर दिस वी हैव गॉट with us the expert for mathematics, I would say god of mathematics in Gwalior, Pankaj Dhingra ji, who happens to be the director of P4E classes in Gwalior. He is an engineering graduate और आज हम उनसे सुनेंगे कि मैथमेटिक्स का जो पेन है, बच्चों का जो डर है, कैसे निकालें। और मैथ्स में तो 100 on 100 की संभावना हमेशा रहती है, तो हाउ शुड दे गेट 100 on 100? सो लेट्स लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, द वन हु हैज टेकन स्टूडेंट्स टू द हाइट्स इन ग्वालियर, मिस्टर पंकज ढींगरा। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? फाइन सर, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए सर। सर, बच्चों को काफ़ी सवाल होते हैं मैथमेटिक्स को लेके कि भाई कैसे बोर्ड्स में मैथमेटिक्स को मैच करें। इनफैक्ट काफ़ी सारे एग्जाम्स बीच में भी रहते हैं, तो आई एम श्योर दिन भी कम रहते हैं। तो गोइंग बाय दिस ईयर 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज़ है, उसके बाद 13 दिन मेरे ख्याल से बचते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स के लिए। राइट। तो सर, व्हाट डू यू सजेस्ट बच्चा इस 13 डेज को कैसे यूटिलाइज करे सर? सर, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सक्सेस स्टार्ट होती है प्लान से। तो फर्स्ट मेरा ये पॉइंट रहेगा कि बच्चे को एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। 22 को एग्ज़ाम देके आएंगे, इवनिंग में सबसे पहला उन्हें क्या काम करना चाहिए कि एक A4 साइज़ पेपर लीजिए, उस पर आप अपने सारे चैप्टर्स का नाम लिखिए एंड देन जो CBSE ने वेटेज अलॉट किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ उसका वेटेज लिखते जाइए। प्लस एक मेरा सजेशन और रहेगा कि आप उसके साथ एक चेक पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, अब इन 13 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक A4 साइज़ पेपर पे जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आप उनको पहले लिखिए, देन आपके जो एवरेज टॉपिक है आप उनको लिखिए, फिर जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उनको लिखिए। ठीक है, अब कैसे आप रिवाइज करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आप इन 13 डेज़ को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है एकेडमिक की, आपको उसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। सेकेंड, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपको उनकी तरफ मूव करना है। थर्ड, जो CBSE सैम्पल पेपर जनरेट करता है इस ईयर का भी और जो प्रीवियस 2-3 ईयर्स के हैं आपको उनको गो थ्रू करना है। सर, बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि क्या अपने डर को जीते हैं। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारे टॉपिक्स उनको नहीं आते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक नहीं आता पहले वो पढ़ना चालू कर देते हैं और वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये तो हमें आता है। तो क्या वो बोर्ड के सिस्टमैटिक वेटेज को देखें कि अपने डर को पहले जीतेंगे, जो टॉपिक नहीं बन रहा इन 8-10 दिनों में वो करें? सर, आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो टॉपिक उनके वीक है उनको पहले करना चाहिए। जो उन्होंने प्लान बनाया था कि जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और उसमें भी जो टॉपिक उनको अच्छे से प्रिपेयर हैं पहले उनको करना चाहिए, सो दैट एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई इतना का मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। सर, अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो कौन से टॉपिक का, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है? सर, सभी टॉपिक्स का अलग अलग वेटेज है। जैसे कि क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो उसका वेटेज 11 मार्क्स का है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो उसका वेटेज 10 मार्क्स का है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात करें तो उसका वेटेज 15 मार्क्स का है। कैलकुलस की अगर बात करें तो उसका वेटेज भी 15 मार्क्स का है। ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है ना सर, ये थोड़ा टिपिकल सा पार्ट है जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको थोड़ा अभी साइड में रख के पहले जो 65 मार्क्स का सिलेबस है उस पर अगर वो फोकस करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ग्रेट, वंडरफुल सर। सर, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ तो हमारा भी एक अलग कैलकुलेशन रहता है। इस 8 से 10 घंटे, आई एम श्योर बच्चा 8 से 10 घंटा तो पढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आ गया है, तो 8-10 घंटे को डिवाइड कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी कि वो पढ़ के तुरंत टेस्ट लिख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा होता है, हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा गैप रखें ताकि मार्किंग गलत ना हो जाए, बिकॉज हमारे टेस्ट नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम लोग को गोले भरवाने बच्चों को। आपके केस में आप थोड़ा थ्योरी करवाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब हाउ शुड दोस 8 to 10 आवर्स बी डिवाइडेड अक्रॉस द डे? क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों को 8 से 10 घंटा तो पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली राइट। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस 10 घंटे को वो कैसे डिवाइड करें, कब वो टेस्ट लिखें और कब वो अपना टॉपिक करें? सर, जनरली बच्चा जो मिस्टेक करता है ना, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चा मैथमेटिक्स को रीड करना चालू करता है, वो क्वेश्चंस करता नहीं है। तो जब तक आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो बहुत होंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले जो भी आप टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं आप एक उसकी फॉर्मूला शीट बनाइए, सो दैट ये आपको लास्ट मिनट में भी काफ़ी हेल्प करेगी। आपने उसकी फॉर्मूला शीट बनाई बहुत अच्छे से, फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है अब उसके सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए उस चैप्टर के, क्योंकि जनरली एग्जाम्पल से आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। फिर जो आप एक्सरसाइज पे जाएंगे उसके 2-3 क्वेश्चंस रिलेटेड आप वो भी कर लीजिए, जो आपको टिपिकल
लग रहे हो। लास्ट में केस स्टडीज क्वेश्चन होंगे, आपको उस केस स्टडी क्वेश्चंस पे जाना है। केस स्टडी बहुत अच्छा टॉपिक होता है रिवाइज करने का, क्योंकि उस एक केस स्टडी में आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। ऐसा आप हर एक चैप्टर्स को लेके करिए। ग्रेट सर। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मेरे हमेशा मन में आता है कि कौन सी सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से बोला जाए तो अगर नंबर कम लाने तो कौन से शॉर्ट तरीके हैं क्योंकि आप काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, किस लेवल पे गलतियां होती हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि बच्चा कौन सी एक्चुअली ऐसी गलतियां करता है जो उसे अवॉइड करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के टाइम में। सर जनरली मैंने बच्चों को देखा है कि वो रफ वाला पार्ट पीछे करते हैं एंड देन आगे आके उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी एक मिस्टेक है। जनरली क्या होता है, बच्चा पीछे रफ करता है, जब वो आगे लिखने आता है तो कुछ नंबर से मिस्टेक करेगा वो। तो मेरे अकॉर्डिंग रहता है कि आप एक साइड से रफ लाइन ड्रॉ करिए एंड जो भी आपका रफ वर्क है वो आप साइड से ही करते जाइए एंड साथ साथ आप उसको लिखते भी जाइए। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जब बच्चा पेपर टर्न करता है तो भी वो प्लस माइनस या फिर नंबरिंग में मिस्टेक करता है, कई बार क्वेश्चन नोट करने में भी मिस्टेक करता है। तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन की एक भी नंबर को मिस्टेक किया है तो आपका कंप्लीट वो रॉन्ग हो जाएगा। सर 13 दिन में आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या वो 13 सैम्पल टेस्ट लगाए कि 6 सैम्पल टेस्ट लगाए कि 5 लगाए, एक नॉर्मल बॉल पार्क फिगर में? सर जनरली मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो 13 डेज तक पूरे सैम्पल पेपर लगाए। मैं चाहूँगा कि वो पहले जो स्टैंडर्ड बुक है उसको अच्छे से रिवाइज करे, गो थ्रू करे, फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसको मिलेंगे और एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस लेवल पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जनरेट किया है इस ईयर का तो करे ही, वो जो लास्ट 2-3 ईयर्स का पेपर है उसको भी करे, वो काफ़ी अच्छा पार्ट रहता है। एंड देन वो अपने जो टीचर के थ्रू जा रहे हैं उनके मॉक टेस्ट कर सकते हैं। बट सर एक पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहता है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, तो एक बेसिक नंबर ऑफ टेस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? एटलीस्ट मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सर, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर ही उसको 4 से 5 मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें एड ऑन करूँगा, बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ 2023 का मेन पेपर करेगा, उसका कंपार्टमेंट पेपर करना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कंपार्टमेंट पेपर से सेम कई बार क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट होते हैं, एज इट इज सेम टू सेम। तो ये मेरा एक एड ऑन रहेगा कि आप उसको जरूर करके जाइए। तो आई थिंक 4 to 5 पेपर आपको वहाँ से मिल जाएंगे सर। ओके। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जनरेट किया है 2-3 पेपर सर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये इनफ रहेंगे, प्लस 2-3 पेपर जो आपको सैंपल पेपर से मिल रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब 8 से 10 पेपर आप सजेस्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका बच्चा टेस्ट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। एक चीज़ मैं और एड ऑन करूँगा कि बच्चा जनरली जो सैंपल पेपर करेगा उसको एज ए एग्जाम की तरह करे तो बेटर रहेगा। जैसे उसका जो ड्यूरेशन है 9 to 12 का, तो उसी ड्यूरेशन में वो पेपर को करे। प्लस उसको एनालाइज करना सर बहुत ज़रूरी है कि वो सेकंड पेपर पे जाने से पहले जो उसने मिस्टेक्स करी हैं, या फिर उसको लगा कि यार इस टॉपिक को मैं रिवाइज, मतलब उस टाइम पे मैं नहीं सोच पा रहा था, देन जाके वो वापस से उस टॉपिक को रिवाइज करे, फिर वो सेकंड पेपर पे जाए। तो उसको अपनी प्रोग्रेस का भी पता चलेगा कि किस पार्ट में उसको ज़्यादा काम करना है। ओके सर, एनी लास्ट मिनट टिप्स आप जो बच्चों को देना चाहेंगे, बिकॉज अब दिन काफ़ी कम बचे हैं, प्रो टिप्स जिससे बच्चों को उद्धार हो जाए? सर एक तो वो जो फॉर्मूला शीट है मैथ्स में वो बहुत ज़रूरी रहते हैं, और वो डे बाय डे बनाते चले, जैसे जैसे वो टॉपिक रिवाइज करता जा रहा है उसको वो लिखते जाए। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं सर जो बच्चे को लगता है ये थोड़ा टिपिकल है मेरे लिए, तो मैं चाहूँगा उस पर एक मार्क फॉर रिव्यू करके रखें, सो दैट जो 7th की इवनिंग रहेगी उसकी, तो उन क्वेश्चंस को वापस से देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच पंकज जी, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब हमने जो सर से सुना ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम सब पढ़ाई करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, हमने अपने ज़माने में पढ़ाई की थी, बट ट्रस्ट मी द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आज के ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बीट स्पोर्ट्स, बीट पढ़ाई, बीट एनी कॉम्पिटिशन, स्ट्रैटेजी प्लेज अ बिग रोल। और आज हम पंकज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें स्ट्रैटेजी फ्रंट पे, मेंटरिंग फ्रंट पे गाइड किया, और आई एम श्योर बच्चे इसको यूज़ करके फ्लाइंग कलर से पास होंगे, और इस बार आई एम श्योर ग्वालियर में 99 100 की झड़ लग जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लेजर सर।